फ्रेंड्स, आज चुका है संडे और बारी है न्यूज फटाफट संडे स्पेशल की। इस हफ्ते में काफी ज्यादा चीजें हॉट रही। 59 एप्स बैन, टिकटॉक के ऑल्टरनेटिव्स, नए नए टीवी आ गए मार्केट में और साथ ही साथ बहुत सारी इंफॉर्मेशन बाहर आ गई वन प्लस के नए फोन नॉट के बारे में। कोशिश करेंगे इन सब टॉपिक्स को आज कवर करें। मैं हूं संदीप, आपके अपने चैनल द मोबाइल इंडियन से। मैं हूं निमिष दुबे, टेक टीपी से। और मैं नंद गोपाल, indianexpress.com से। हाय नंदू, हाय निमेश। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, इस हफ्ते गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी कि 59 एप्स को करना है बैन। इंटरेस्टिंग बात जो निमिश ने एक बार हाईलाइट की थी, ऐप पे ये नहीं लिखा था उस सीरीज में कि हम चाइनीज ऐप को बैन कर रहे हैं। उन्होंने कहा था 59 एप्स को बैन कर रहे हैं। वो दूसरी बात है, उनमें से मेजॉरिटी ऑफ द एप्स थे चाइनीज और इनमें से प्रमुख ऐप जो मेन एप्स थे वो थे आपका टिकटॉक, यूसी ब्राउजर और साथ ही साथ और द कैम स्कैनर। तो सबसे पहले बात करते हैं नंदू से। नंदू, आपको क्या लगता है इस डेवलपमेंट के ऊपर, जो ऐप बैन हुए, क्या ये जायज है या फिर कुछ और बात है? ये गवर्नमेंट ने देखो सिक्योरिटी या नेशनल सिक्योरिटी की बात करके इसको बैन किया है, तो जायज नाजायज की तो बात ही नहीं होता है। नेशनल सिक्योरिटी सबसे ऊपर है और इसमें कभी कोई लीगल या आप मॉरल चीजें नहीं देखोगे। अगर गवर्नमेंट को लगता है कि इससे देश की सिक्योरिटी पे इम्पैक्ट हो सकता है तो कोई भी बैन कभी भी हो सकता है। लाइक और चाइनीज जितने भी चाइनीज एप्स थे इसमें हमेशा, और ये अब की बात नहीं है, आप 5-6 साल पहले भी देखोगे तब सारे कंपनीज को कभी ना कभी कोई क्वेश्चन मार्क उसके ऊपर आया है कि आपका डेटा कहाँ पे है, इसमें क्या चाइनीज गवर्नमेंट का कोई एक्सेस है। चाइना में कुछ ऐसे लॉज है जिससे चाइनीज गवर्नमेंट किसी भी कंपनी का डेटा कभी भी एक्सेस कर सकते हैं और ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है चाइनीज कंपनीज के सिक्योरिटी एस्पेक्ट पे। नाउ अब इसको यूज करके गवर्नमेंट ने 59 एप्स को बैन किया है। अब ये बैन होने वाला था, इसमें कोई सरप्राइज नहीं है। बहुत टाइम से इसके ऊपर टिकटॉक बैन का आप ट्रेंड अगर देखोगे तो वो 2-3 महीने से चल रहा है। अब ये कोई ना कोई रीजन की वजह से ये आता रहता है, ऊपर आता रहता है। तो काफी रीजन था लोगों किसी को टिकटॉक को बैन करने के लिए, अभी हो गया है बैन। अब बात ये है कि टिकटॉक में क्या ऐसा डेटा है जिससे लोगों को इम्पैक्ट हो सकता है, ये मुझे नहीं पता, बिकॉज टिकटॉक में कोई भी काम का चीज अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी चीज होती है। बिल्कुल सही। नंदू, यहाँ पर दो चीजें आती हैं। एक होती है जो लोगों को लगता था कि टिकटॉक इसलिए बैन होना चाहिए क्योंकि कंटेंट अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा अश्लील कंटेंट है, वो कंटेंट एकदम बेकार है। लेकिन कुछ दिनों पहले एक रिपोर्ट भी आई थी, एक यूजर ने रेडिट में बोला था कि जो टिकटॉक है ऐसा ऐसा डेटा ले रहा है जिससे हमारी सिक्योरिटी में प्रॉब्लम आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल डेटा इन टर्म्स ऑफ कि जो मोबाइल आप यूज कर रहे हो उसका मेक क्या है, कब खरीदा था, आपके पास कितने एप्स है, आपकी लोकेशन क्या है, आपके IMEI नंबर क्या है, ऑल दो स्टफ। तो मे बी ये जो डेटा था ये हमारी पब्लिक डोमेन में नहीं था, लेकिन शायद गवर्नमेंट इसमें नजर रखी होगी। नहीं, इसमें एक चीज है संदीप, एक आपने सुना होगा व्हाट्सएप में फॉरवर्ड आता है कि अगर कुरकुरे जला दिया जाए तो उसमें प्लास्टिक बन जाता है। हाँ हाँ, प्लास्टिक जलने का। आपने क्या कोई और खाना कभी जला के देखा है? तो वो कैसे लगता है जलने के बाद? क्या आपने पोटैटो चिप्स को कभी जलाया है ना? क्या आपने पकोड़े कभी जलाए हैं? आपको नहीं पता है ना कि वो जलने के बाद कैसे होता है। आपने कुरकुरे जला के देख ली तो आपको पता है। तो आपको ये भी नहीं पता कि जितने बाकी एप्स है वो भी क्या डेटा लेता है, राइट? EMI डेटा मुझे लगता है सारे फोन के सारे ऐप में होगा, राइट? और कौन सा डिवाइस है वो तो वेबसाइट से ही पता चल जाता है, उसके लिए कोई ऐप की जरूरत नहीं है। मैं अगर वेबसाइट चलाता हूँ और मेरा GA का कोड लगा हुआ है वेबसाइट पे, मुझे पता चल जाता है कि कितने लोग मोटो G यूज कर रहे हैं, कितने लोग आईफोन यूज कर रहे हैं, राइट? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, हमें उसमें इसको जस्टिफाई करने की जरूरत नहीं है। नेशनल सिक्योरिटी की बात चली और हमने बैन कर दी। अब इसमें देखने वाली एक चीज ये है, क्या ये बैन सोच समझ के किया गया है? मुझे थोड़ा सा उसमें डाउट है। जैसे आप देखो कुछ ऐप्स है, जैसे बीगो लाइव है, बहुत पॉपुलर ऐप है। अब बीगो लाइव का लाइट वर्जन जो है वो अभी भी अवेलेबल है, राइट? बहुत सारे ये जो बैंड ऐप्स है इसके लाइट वर्जन अभी भी अवेलेबल है, राइट? तो अगर आप करोगे तो अच्छी तरह से करना चाहिए, आपको एकदम वाटर टाइट होना चाहिए। वो सोच यहाँ पे शायद गया नहीं है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों गया है। तो थोड़ा हेस्टली लिया हुआ लिस्ट, वो जो लिस्ट है एटलीस्ट हेस्टली लिया गया लग रहा है। तो इसका एक रीजन ये हो सकता है कि शायद हम उसको लॉन्ग टर्म बैन नहीं बनना चाहते, हम एक मैसेज देना चाहते हैं
और ये थोड़ा सा मसल फ्लेक्सिंग है, आर्म ट्विस्टिंग है, ताकि देखो इसमें दो तीन चीजें, एक तो चाइनीज गवर्नमेंट इसकी वजह से थोड़ा सा इंपैक्टेड हो जाए, दूसरा ये कंपनीज जो है ये बोलेंगे कि देखो हम अपने चाइनीज ओरिजिन के साथ जितने भी कनेक्शन है इसको हम काट देंगे। अब ये देखो टिकटॉक की बात चले, टिकटॉक सब जानते हैं कि बाइट डांस के थ्रू आ रहा है, या बाइट डांस का एक प्रोडक्ट है। बाइट डांस बहुत बड़ा कंपनी है, कुछ मतलब 30-40 बिलियन डॉलर उसका वैल्यूएशन है। अब टिकटॉक इंडिया जो है वो चाइना से नहीं आता है, वो सिंगापुर से आता है, एक सिंगापुर कंपनी की ओनरशिप में है, राइट। सो ये लोग भी काफी स्मार्ट है, मतलब ऐसे नहीं कि ये सब कुछ चाइना में ही छोड़ देंगे, राइट। इसमें भी लेयर और लेयर ऑफ ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आता है उसमें, तो ये चाइना, तो वो क्लियरली बोल सकते हैं कि सिंगापुर कंपनी है, राइट। अब टाटा की जैसे इंडियन कंपनी है टाटा ब्राजील में भी बिकता है, बट उसका हेडक्वार्टर्स बॉम्बे में होना जरूरी नहीं है, वो कोई मायामी बेस्ड कंपनी हो सकता है जो लैटिन अमेरिका को देख रहा हो, राइट। वो तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप उसको पिन पॉइंट करोगे कि ये चाइना से ही मतलब उसका कनेक्शन है। ऑफ कोर्स ओरिजिन चाइना से है, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट मतलब एज जो एमएनसीज बनते हैं तो उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्ट्रक्चर बहुत ही डिफरेंट होता है, राइट। तो नंदू यहाँ पर एक और चीज देखें कि जब से टिकटॉक पे बैन लगा है और बाकी चाइनीज ऐप से बैन लगा है, तो सबसे ज्यादा एक मार्केट में हलचल सी मच चुकी है कि टिकटॉक के रिप्लेसमेंट की। बहुत सारे ऐप्स आ चुके हैं जो कहते हैं कि हम टिकटॉक के रिप्लेसमेंट हैं। उनमें से प्रमुख है मित्रो ऐप, उसके बाद चिंगारी ऐप आ गया, और तीसरे नंबर पे आ गया है रोपोजो। मित्रो जो ऐप है वो तो आते ही कंट्रोवर्सी में आ गया था बिकॉज ऑफ कि उन्हें सोर्स कोड कहां से लिया था। कंपनी के फाउंडर्स कहते हैं हमने इवेंटो से लिया था, वो उन लोग ने पाकिस्तान से लिया था, मतलब पाकिस्तान का एक बंदा था उसने डाल के रखा था, उसने ऑलरेडी एक ऐप डाल के रखा था उस कोड पे जिसका नाम था टिक टिक। उसके बाद आ गया चिंगारी ऐप, तो चिंगारी ऐप भी कहता है कि मैं इसका रेप्लिका हूं और बहुत अच्छा करता हूं एंड ऑल दोस थिंग्स। तो चिंगारी ऐप को थोड़ा क्लोजली देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यूसी ऐप, यूसी ब्राउजर प्लस टिकटॉक का मिक्सचर, एक जुगलबंदी बना के एक ऐप ला दिया है। तीसरा ऐप आ गया है रोपोजो। रोपोजो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज ये एक अमंग ऑल दीज थ्री कंपनीज रोपोजो ही एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 5-6 साल से मार्केट में है, इसी डोमेन पे काम कर रही है, बैकग्राउंड भी सॉलिड है और हर चीज में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और खासकर अगर यूएसपी की बात करें तो वो लोग कहते हैं कि हमारे ऐप पे हमने काम किया है कैमरा फंक्शनैलिटी पे, कैमरा में काफी फिल्टर्स दिए हैं और बहुत सारे टूल्स दिए हैं जिसकी वजह से जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनको फायदा हो सकता है। और सेकंड थिंग जो वो कहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पे कंटेंट क्रिएटर्स आए वो हमेशा कुछ ना कुछ फायदा हो उनका, और उनके साथ वो रेव शेयर करने के लिए भी तैयार है। तो जो मेरी एक बार बीच में बात हुई थी उनके फाउंडर्स के साथ, तो उन्होंने मुझे बोला था कि वो अगर किसी भी वीडियो के फॉर एग्जांपल 100 व्यूज 1000 व्यू आएंगे तो उसके ₹1 वो देंगे कंटेंट क्रिएटर को। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं जो जितने भी ऐप से जो कहते हैं कि हम टिकटॉक चैलेंजर्स हैं? देखो मैं डायबिटिक हूँ, मैं इंसुलिन लेता हूँ, अगर इंसुलिन नहीं मिले तो मुझे उसका रिप्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। टिकटॉक ऐसा कोई चीज है नहीं कि जिसका रिप्लेसमेंट मुझे चाहिए। मुझे टिकटॉक एज ए प्रोडक्ट पसंद आया और मैं उसको यूज कर रहा था, अगर वो निकल जाए ऐसे रिप्लेसमेंट, इट इज नॉट एन एसेंशियल गुड। तो यही एक प्रॉब्लम है इंडियन ऐप इकोसिस्टम का कि आप कॉपी करना चाहते हो, राइट। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे पास ओरिजिनल प्रोडक्ट क्या है, तो क्या जरूरत है रिप्लेसमेंट बनाने का, राइट। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसकी आपको रिप्लेसमेंट की जरूरत हो, राइट। तो ये एक सो आई कंप्लीटली एग्री संदीप कि आपने बोला रोपोसो पहले से है, और रोपोसो को एक डिफरेंट मतलब सिमिलर शॉर्ट वीडियोस को प्रमोट करता है, बट एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब जितने भी नए आए हैं चिंगारी से लेके मित्रों, वो सिर्फ इसको रिप्लेस करने की कोशिश कर रहा है। तो आप किसको रिप्लेस कर रहे हो? आप रिप्लेस कर रहे हो एक ऐसे प्लेटफॉर्म को जिसमें 1 बिलियन से ज्यादा यूजर्स है अक्रॉस द वर्ल्ड, और उसको बनाता है एक कंपनी जिसका hundreds of billion dollars का शायद वैल्यू होगा, लार्जेस्ट इंटरनेट कंपनीज इन द वर्ल्ड। अरे आप तो इतना वीडियो हैंडल ही नहीं कर पाओगे, आप स्टोरेज के पैसे दे देंगे तो बर्बाद हो जाओगे आप, राइट। अब सिंस आपने स्टोरेज के पैसे की बात कर ली, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जो मित्रो ऐप है वो बनी है, कंपनी फॉर्म हुई है मार्च के महीने में। 2 बंदे थे, उनने कंपनी स्टार्ट कर दी है, एक मेक माई ट्रिप, दोनों मेक माई ट्रिप में काम करते थे एज ए चीफ इंजीनियर्स। उसके बाद एक बंदा एडोबी में गया, वहां पे था, वहां से छोड़ के आया, यहाँ पर है। पैसा है ही नहीं, और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपको सर्वर लेवल पे इतना पैसा चाहिए सर्वर सेटअप करने का, वो उनके पास है नहीं। चिंगारी का भी यही ऑलमोस्ट सेम स्टोरी है कि रिसेंटली बने हैं और अभी वो लोग जो सक्सेस आ रहे हैं उस पर बात कर करके फंडिंग उठा रहे हैं, लेकिन फंडिंग उठाने में और फिर सर्वर सेटअप करने में ताकि वो इतना लोड हैंडल कर लेते हैं वीडियोस का, आई थिंक बहुत लंबा समय लग सकता है। ये सारे थोड़ा हिट एंड रन इसके ऊपर मतलब बिलीव करते हैं
कि है ना, मतलब अभी जो एक सेंटिमेंट है उसको कैश इन कर लो और मतलब निकल के भाग जाओ। लेकिन टेम्पल रन जब एकदम सक्सेसफुल हो गया था, तब सब क्या क्या रन बना रहे थे, केजरीवाल रन, मोदी रन, सारे इंडिया में जो ये कॉपी वाला जो कल्चर है ना, इसीलिए हम कहते, मतलब हमारे यहाँ वो एप्स नहीं आ रहे हैं जिससे लोगों को फायदा होगा, और जो फ्रॉम इंडिया से हम बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा ऐप है, राइट। ये थिंकिंग अभी भी नहीं है सिस्टम में, बस कॉपी पेस्ट करना चाहते हैं। रोपोसो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा ठीक है, कॉमनैलिटीज हैं, बट फिर भी एटलीस्ट पहले से है, राइट। अब एक ऐप जिससे बहुत बड़ा इस सेगमेंट में इम्पैक्ट बन सकता है वो है फायरवर्क। ये एक अमेरिकन कंपनी का ऐप है और इसमें ऑलरेडी ये यूएस में काफी पॉपुलर है, इंडिया में भी काफी पॉपुलर है। थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें आलतू फालतू वीडियो आप नहीं डाल सकते, थोड़ा हाईली प्रोड्यूस्ड वीडियोस इसमें दिखता है, थोड़ा स्टाइलिश्ड है, मतलब वो टिकटॉक विद एन इंस्टाग्राम फिल्टर है बेसिकली, राइट। और ये थोड़ा इन्वेस्ट कर रहे हैं कंटेंट में। इनके भी कुछ कैमरा वाले ट्रिक्स है कि आप वर्टिकल शूट करोगे तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल शूट करोगे तो वर्टिकल हो जाएगा, इस टाइप की चीजें हैं। और ये कुछ थोड़ा पब्लिशर प्लेटफॉर्म की तरह ये लोग सोचते हैं, तो इसको आप थोड़ा सीरियसली देखिए। ये भी शायद फायरवर्क भी थोड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। और थोड़ा बात ये भी चला है कि शायद गूगल इसको खरीदना चाहता है। That's interesting. That's interesting. निमिष, आप तो मैं जानता हूं कि ज्यादा आप शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स यूज नहीं करते, आपको उनमें रुचि नहीं है, लेकिन अगर बाय चांस अगर आप कोई शॉर्ट वीडियो आप प्लेटफॉर्म यूज करेंगे तो क्या देखोगे आप उसमें? जैसे क्वालिटी देखोगे, कंटेंट देखोगे, या फंक्शनैलिटी आप देखोगे? देखिए, क्वालिटी और कंटेंट तो ऑब्वियसली इक्वेशन में आते हैं, और मैं नंदगोपाल ने जो कहा है उससे मैं पूरी तरह एग्री करता हूँ। हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस समय ये है, भारत में अगर ऐप्स की बात देखा जाए तो कॉपी करने की टेंडेंसी ज्यादा है। अभी क्या चल रहा है वैसा ही कुछ और बना दें, और ये ऐप्स के तक ही नहीं सीमित है, ये और चीजों में भी सीमित है। इनोवेशन जेन्युइन, जिसे हम लोग कहते हैं ग्राउंड अप इनोवेशन है, वो थोड़ी कम है। मैं अगर शॉर्ट वीडियो बनाना चाहता हूँ तो टू बी वेरी ऑनेस्ट अगर देखा जाए तो ऑप्शंस हमारे पास अभी भी हैं, बिना बहुत बाहर जाए हुए। आप इंस्टाग्राम स्टोरी बना सकते हैं, आप फेसबुक स्टोरी बना सकते हैं, अब तो अब चाहे आप ट्विटर पे पेरिस्कोप डाल सकते हैं, ऑप्शंस आपके पास काफी है। टिकटॉक और ये सब जो था, उन लोगों का एक नेटवर्क अलग किस्म का था, उनका फाउंडेशन अलग किस्म का था। अगर कोई चाहता है छोटा वीडियो बनाना और शेयर करना, वो तो आप इंस्टाग्राम पे भी 1 मिनट तक आप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम टीवी पे आप 4-5 मिनट तक आराम से वीडियो बना के शेयर कर सकते हैं। ये अलग बात है कि इंस्टाग्राम ने कभी उसको पुश उस तरह से नहीं किया है जैसे टिकटॉक ने पुश किया है, वैसे कैच ऑन नहीं किया है। पर अगर आप देखिए तो ये ऑप्शंस हैं, और शायद इसीलिए इंडियन पब्लिशर्स को बस एक फायदा उठाने की होड़ में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस हैं वहां इस समय। जैसे नंदगोपाल ने भी एक और का नाम दिया, तो आप ये नहीं सोच सकते कि अभी टिकटॉक बंद हो गया है तो हम शुरू कर देंगे तो जो उसको छोड़ के आया है वो हमारे पास तुरंत आ जाएगा। ये दुकान नहीं है जनाब, ये बहुत मुश्किल, बहुत लंबा play है ये। राइट, और बिल्कुल सही। टिकटॉक तो के यूजर्स ऑलमोस्ट भी, और टिकटॉक के यूजर्स भी काफी ये है, ये लोग काफी टाइम से जो पॉपुलर मतलब कंटेंट क्रिएटर्स है, उन्होंने ऑलरेडी दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे भी चलाना शुरू कर दिया था। लाइक कुछ लोग अभी इंस्टाग्राम पे भी पॉपुलर है, कुछ लोग यूट्यूब पे भी पॉपुलर है, तो वो ऑलरेडी उसका वैल्यू वो देख चुके हैं और वो ऑडियंसेस को दूसरी जगह पे भी बना चुके हैं। सो इसमें गेम कंटेंट प्लेटफॉर्म का नहीं है, इसमें गेम ऑडियंस का है। तो टिकटॉक की ऑडियंस रिक्रिएट करना एक नए कंपनी को बिल्कुल मुश्किल होगा, राइट। और टिकटॉक भी आप समझिए, टिकटॉक इंडिया में 2018 से है, लेकिन टिकटॉक की ऑडियंस 2018 से नहीं है। टिकटॉक ने म्यूजिकली को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है, जिसको उसने मर्ज किया अपने अंदर। म्यूजिकली जी, इंडिया में सालों से बहुत पॉपुलर ऐप था। ये जो कंटेंट क्रिएटर्स जो अभी टिकटॉक में पॉपुलर है, ये म्यूजिकली में भी पॉपुलर थे, डब स्मैश में भी पॉपुलर थे, राइट। अब ये अभी अब आपको पता है डब स्मैश कब से है, तो ये सारा मिला के आप देखिए 7-8 साल का काम है ये नहीं कि एक बंद हो गया तो आप 2 महीने में खड़ा कर दोगे $1 बिलियन का एम्प्लॉयर, है ना। हमारे राइट, यहाँ पे वही है कि नंबर दिखाना है, वैल्यूएशन लेना है और कटना है, बस वो नहीं चलेगा यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो भेड़ चाल लगी पड़ी है लोगों में एप्स बनाने की, रिप्लेसमेंट, लेकिन वैल्यू ऐड के नाम पे जीरो। और एक और चीज है, अब भेड़ चाल एक और सेगमेंट में आते जा रही है, वो है टीवी में। अचानक से टीवी सेगमेंट इतना ज्यादा हॉट हो चुका है कि कहां पहले साल में हम एक टीवी के अनाउंसमेंट देखते थे, वो भी एक साइज का, और अब देखिए ऑलमोस्ट हर महीने एक नया टीवी लॉन्च हो रहा होता है। इसमें क्या लगता है आपको नंदू? 2-3 चीजें हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि पहले साल में पहले क्या होता था कि अराउंड अप्रैल के करीब एक अनाउंसमेंट होता था, और इंडिया में वो घूम फिर के दिवाली के टाइम पे वो टीवी अवेलेबल होता था। ग्लोबल अनाउंसमेंट होता था अप्रैल में, उस टाइम पे समर्स में, और वो इंडिया में दिवाली के टाइम पे ये सारे फोन, सॉरी
टीवी आते थे। मैंने फोन्स बोला, शायद गलती से निकल गया मुंह से, बट उसमें बात ये है कि सारे फोन प्लेयर्स आजकल टीवी बेचना चाहते हैं। और आप सारे टीवी देखिए, बेसिकली क्या है, फोन है विद अ जायंट स्क्रीन, राइट। जी। आपको टेक्नोलॉजी वही है, वही बचा है। अभी तो एंटेना का पोर्ट लगाने की भी जरूरत नहीं है। जो पहले आप टीवी में नहीं घुसा सकते थे, वो एंटेना वाला पोर्ट होता था, वो भी अभी जरूरत नहीं है। सब कुछ वाईफाई पे हो जाता है। बेसिकली आप यूआई यूएक्स भी आपका सिमिलर रख के आप एक चला सकते हो। मैंने वन प्लस का यू सीरीज का 55 इंच टीवी अभी मैंने रिव्यू किया है, 4K टीवी है। और ये 50,000 से नीचे है। इतना मतलब तो हमने भी एक टाइम पे 55 इंच टीवी एस्पायर किया है। मेरे घर में भी अभी भी 40 इंच की टीवी है, लेकिन 55 इंच टीवी अभी लगा हुआ है। ऐसे लग रहा है कि गौशाला में हाथी को बांधा हुआ है, राइट। मैं छोटे से घर में मतलब हम लोग छोटे छोटे फ्लैट्स में रहते हैं दिल्ली में, मतलब बहुत बड़ा टीवी है। लेकिन ये टीवी से क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि अब मैं जब लाइट वाइट ऑफ करके उस पे नेटफ्लिक्स पे 4K में कंटेंट प्ले करूं, तो वो एक सिनेमैटिक थिएटर लेवल एक्सपीरियंस है, राइट। अब जब लोग थिएटर नहीं जा पा रहे हैं, तो ये जो लार्ज स्क्रीन टेलीविजन का जो पिकअप है बहुत बढ़ेगा। और आप देख रहे हो 50,000 के नीचे आपको 4K टीवी मिल रहा है, 55 इंच 4K टीवी, राइट। ये एक बहुत बड़ा चीज है। मैंने बहुत सारे कंपनी से बात किया, सोनी से लेके वन प्लस और रियलमी, सबका फोन एकदम बिक रहा है। जैसे लॉकडाउन खुला है, सबका टीवी, सबका टीवी, सबका टीवी, सबका टीवी बिक रहा है। हाँ, सबका टीवी बिक रहा है, राइट। सो ये एक बहुत ये इम्पैक्ट होगा। और सिंस ये स्मार्टफोन बेस्ड टेक्नोलॉजी है इन अ वे, इट इज नॉट टीवी लेवल टेक्नोलॉजी, तो आपको दिखेगा कि ये साइकिल भी शायद स्मार्टफोन का ही साइकिल फॉलो अप करेगा, राइट। 3-4 महीने में आपको नया सीरीज दिखने लगेगा। बेसिकली शायद ये एसकेयू लेवल चेंजेस होंगे इसमें। बहुत आपको मतलब मॉडल टू मॉडल बहुत फर्क नहीं होगा, बट वो निकालते रहेंगे नए वर्जन्स। राइट। सो निमिष, आपको एज ए कंज्यूमर क्या लगता है कि मार्केट में एक्चुअली इतनी टीवीज की डिमांड है भी? जी जरूर है। जरूर है, क्योंकि अगर आप देखा जाए तो जो हम लोग स्मार्ट टीवी रेवोल्यूशन कहते हैं, और नंदगोपाल की बात है एकदम सही है। ये बात केवल हार्डवेयर की नहीं है, ये बात सॉफ्टवेयर की है। क्योंकि पहले जो था, टीवी एक अलग गैजेट था, आपका कंप्यूटर अलग गैजेट था, आपका फोन अलग गैजेट था। अभी कन्वर्जेंस किस्म की चीज होने लगी है कि सारे इंटरफेसेस एक जैसे होने लगे हैं। तो अगर आप देखा जाए तो टीवीज की डिमांड इसलिए बढ़ेगी क्योंकि अब लोग अलग तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं। पहले एक था कि आपने ड्राइंग रूम में रख दिया, सब लोग शाम को इतने बजे से इतने बजे बैठ करके फला चीज देखेंगे, बात खत्म हो जाएगी। अब लोग 24 घंटे देखना चाहते हैं क्योंकि वो फोन की तरह हो गया है। कभी भी आप कोई भी प्रोग्राम देख सकते हैं। वो लाइव ट्रांसमिशन, फिक्स ट्रांसमिशन, वो सब टाइमिंग चले जा चुके हैं। इनकम भी लोगों की बढ़ गई है, और खासकर बात तो खैर ये है कि टीवी का भी दाम घट गया है। तो मुझे लग रहा है डिमांड बढ़ रहा है, और पैंडेमिक के कारण, जैसे गोपाल ने पॉइंट आउट किया, अभी लोगों के पास घर में टाइम बहुत है। और घर में करने के लिए आप क्या करना चाहते हैं, तो टीवी देखना उनमें से एक चीज जरूर हो सकती है। अगर आप घर में 4 या 5 लोग हैं, संभव है कि आप सब लोग वही एक चैनल ना देखना चाहते हो। कौन जाने लोग 2 टीवी ले लें, एक और कमरे में एक और टीवी रख लें। पहले लोग सोचते रहे नहीं, टीवी खरीदनी है, बहुत एक्सपेंसिव चीज है। लेकिन जैसे वन प्लस की बात है, 50,000 से कम की आपको 4K की टीवी मिल रही है, और शायद 13 या 14,000 की एक बेस लेवल टीवी भी मिल रही है वन प्लस ब्रांड से। तो 14,000 जो एक स्मार्टफोन का दाम है, उसमें आपको अच्छी वाली टीवी भी मिल जा रही है। जी हाँ, डिमांड तो ऊपर जाएगा मेरे अनुसार। अरे एक क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के मन में ये आता है कि सब लोग के घर में बचपन में टीवी रहती थी, और वो टीवी ऑलमोस्ट 8 से 12 साल देखते होंगे। वो टीवी कोई चेंज होती थी, वही टीवी रहती थी। और अब इतनी सारी टीवियां, क्या ये सब टीवियां आपको कम से कम 2-4 साल का ब्रांडेड देंगी यूज करने के लिए? मतलब ऐसा तो नहीं होगा 1-2 साल में खराब हो जाएगी? क्योंकि नंबर्स तो अभी हमारे पास है नहीं, क्योंकि स्मार्ट टीवी तो अभी आनी स्टार्ट हुई है मार्केट में, अगर देखा जाए मास स्केल पे। तो आपकी इसमें क्या प्रतिक्रिया है निमिष? देखिए, जहां तक मुझको पता है, इनको रह तो जाना चाहिए, क्योंकि हार्डवेयर बेसिकली फंडामेंटली चेंज जो हुआ है सॉफ्टवेयर में हुआ है। जहां तक हमको पता है, हार्डवेयर एडवांस ही करता गया है। तो मींस यूजेज जो पैटर्न्स हैं वो शायद ज्यादा इंटेंस हो जाए, तो कौन जाने थोड़ा सा लाइफ स्पैन कम हो, क्योंकि अब लोग टीवी ज्यादा समय तक देख रहे हैं। पहले ये थी चीज थी कि अगर इस समय से इस समय तक आप प्रोग्राम मिस कर गए तो आपसे देख नहीं सकते थे। अब ये है कि भैया फुटबॉल मैच भी अगर आप मिस कर गए, आप शाम को जाकर के फिर 2 घंटे आराम से बैठ करके कभी भी देख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है व्यूइंग ज्यादा हो रही है, तो ज्यादा व्यूइंग के कारण वेयर एंड टेयर जो होगा हार्डवेयर में, वो तो होगा ही होगा, लेकिन इतना कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं होगा। मुझे लग रहा है लाइफ स्पैन टीवी का लगभग उतना ही होना चाहिए।
राइट, नंदू आपको क्या लगता है? तो मुझे इसमें लगता है कि लाइफ स्पैन ऑफ कोर्स कम होगा, लेकिन मेरे पास अभी घर में एक टीवी जो है वो अभी 9 साल पुराना है, और दूसरा टीवी मेरा 5 साल पुराना है। लेकिन टीवी अभी भी चल रहा है, लेकिन मेरा जो डिमांड है वो उससे पहले बदलेगा। मैं चाहता हूं कि फुल एचडी से 4K में चला जाऊं, और मैं अभी फॉर इंस्टेंस मैंने अभी 4K टीवी ले लिया। मेरा टीवी 5 साल अच्छी तरह से शायद चल जाए, लेकिन तीसरे साल में ही मेरा अपग्रेड वाला डिमांड आना शुरू हो जाएगा कि कोई नया टेक्नोलॉजी आया है ना, 8K आ गया, या वाईफाई में कुछ आया, या कोई नया बिकॉज बहुत सारे लोगों ने अपग्रेड इसलिए किया है क्योंकि उनके डिवाइसेस में नेटफ्लिक्स नेटिवली नहीं है, राइट। तो वही काफी लोगों ने ये उस एक रीजन की वजह से भी अपने स्मार्ट टीवी को अपडेट किया है, स्मार्ट टीवी को ही अपडेट किया है ना। या स्मार्ट टीवी के ऊपर मैंने जैसे किया, स्मार्ट टीवी के ऊपर फायर स्टिक लगाया है, क्योंकि मेरा स्मार्ट टीवी जो है वो थोड़ा पुराना है, उसमें अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स नहीं था, राइट। सो वो अब राइट, जो अपग्रेड साइकिल है वो एक्चुअल प्रोडक्ट साइकिल से पहले आना शुरू हो जाएगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका प्रोडक्ट कितने साल चले, उसके पहले आप उसको चेंज कर देंगे। तो अब फाइनली बात कर लेते हैं वन प्लस के नए फोन जिसका नाम है नॉर्ड। पहले लास्ट वीक भी हमने इस बारे में बात की थी, लेकिन तब हमारे पास ज्यादा डिटेल्स नहीं थी। तो निमिष, आप ही से स्टार्ट करते हैं। नॉर्ड का नाम अनाउंस हो चुका है, यानी कि नामकरण पक्का हो चुका है, और बहुत सारी चीजें आउट हो चुकी हैं कि उसमें क्या क्या होगा। आपको क्या लगता है कि ये फोन लोगों को इम्प्रेस कर पाएगा? देखिए, ये तो कैसे मार्केट करते हैं, पोजीशन कैसे करते हैं, उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक बात काफी ऑब्वियस है कि वन प्लस अपने रूट्स के पास फिर जाने की कोशिश कर रहा है। ये बार बार अपने इश्तेहारों में भी और प्रमोशंस में भी ये कह रहे हैं, वी आर गोइंग बैक टू द पास्ट। हम लोग वापस जहाँ से शुरू किया था हम लोग ने वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात कार्तिकेय के अलावा एक दो लोगों ने कहा है। तो वन प्लस जो शुरू हुआ था 2014 के आसपास से शुरू हुआ था, वो वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन, वो फ्लैगशिप किलर जो आप कहा करते थे, 20,000 रुपए के आसपास। पहला उनका स्मार्टफोन 19,999 रुपए का था, वन प्लस वन जिसे हम लोग आज कहते हैं। उसके बाद उसका दाम बढ़ता गया है, और जो दाम बढ़ता गया है वो इतना बढ़ चुका है कि अब शायद वन प्लस 8 प्रो अगर आप देखिए, वो शुरू करता है 50,000 से ऊपर के दाम पे शुरू होता है, टीवी और के ही यूएस प्राइस में पे है। जी और वन प्लस बिल्कुल। एकदम। और वन प्लस 8 प्रो अगर देखिए यूएस में, तो भारत में प्राइसिंग स्पेशल है। यूएस में वन प्लस 8 प्रो की प्राइसिंग तो आईफोन 11 प्रो की प्राइसिंग के आसपास है, जो लगभग $1,000 के समीप है। तो एक तरीके से कुछ राइट, लोग कह रहे हैं, ये मार्केट में कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी जो ओरिजिनल ऑडियंस थी, जो फ्लैगशिप किलर वाली ऑडियंस थी, 25,000 20,000, चलिए घूम फिर के 30,000 वाली ऑडियंस थी, वो थोड़ा सा वन प्लस से अलग हो चुकी थी, क्योंकि इतना जो चेंज हुआ था प्राइस में वो काफी हाई था। तो इस फोन के साथ शायद वन प्लस उस ऑडियंस को वापस लेने की कोशिश कर रहा है। अब कर पाएगा या नहीं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये शायद पहला फोन होगा जो स्नैपड्रैगन 8 सीरीज के साथ नहीं आएगा, या स्नैपड्रैगन 765 के साथ आ रहा है, जैसा कि हमने सुना है। अब 8 के साथ आ जाए तो क्या जी, क्या पता है, ऑफिशियली तो इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, लेकिन 765 के साथ आ रहा है, तो ये मिड सेगमेंट डिवाइस है। अगर 765 चिप तो पावरफुल है, लेकिन मिड सेगमेंट चिप है, फ्लैगशिप चिप नहीं है, वो तो 865 और 855 है। तो इसके साथ वो क्या करने जा रहे हैं, डिजाइन के साथ, कैमरे के साथ, सॉफ्टवेयर के साथ, जो लोगों को पसंद आएगा, ये इनके लिए चैलेंज है सबसे बड़ा वन प्लस के लिए। अब ये पुल ऑफ कर पाएंगे, सक्षम होंगे लोगों को समझाने में कि भैया दाम कम है, इसे ले लीजिए। दाम के बारे में स्पेकुलेशन 20 से 25,000 रुपए के आसपास है। तो अगर उस पर कन्विंस कर पाएंगे लोगों का, या उनकी जो प्रीमियम इमेज बनी है वो उस पर कॉम्प्रोमाइज होगी, ये काफी डिपेंड करने जा रहा है ये लोग कैसे मार्केट करने जा रहे हैं उस पर। लेकिन हाँ, पोटेंशियल तो है राइट, डेफिनेटली, क्योंकि मार्केट में है वो, जो मार्केट है वो 15 से 25,000 के बीच में एक अच्छा फोन जरूर चाहती है। ये राइट। तो इसमें एक चीज जो निमिष बोल रहा है ना, उसमें अभी पिछले हफ्ते ही एक मेरा दोस्त मेरे से पूछ रहा था, एक रिकमेंडेशन मांग रहा था मेरे से कि 25,000 में एक फोन रिकमेंड करो। मैंने बहुत सोचा, मैं 25,000 में फोन रिकमेंड नहीं कर पाया। मैंने बोला 17 या 16 17 तक में बहुत अच्छे फोन्स है, Xiaomi के फोन्स है, या सैमसंग का M30 सीरीज है, बट 19 20 21 22 में कोई है, पूरा गैप है। वहां से लेके उसके बाद फिर आपको 30,000 के ऊपर जाना पड़ रहा है, राइट। उसके बाद आपको आईफोन SE 10R वो सब फोन दिख रहा है। तो ये एक बड़ा गैप है। तो अगर अगर एक फोन ऐसा आ जाए कि उसका बेसिक वर्जन 990 पे हो, और उसके मल्टीपल वर्जन आपको 22 में या 23 में या 25 में दे दें, तो शायद एक उसमें क्या होता है कि 15,000
बजट वाले लोग वहां पुश करके एक बेटर फोन ले लेंगे। तो एक अपॉर्चुनिटी वहां पे क्लियरली है, एक गैप है, और वही गैप को एक्चुअली वन प्लस ने अपने प्रीमियम फोन से भी प्लग किया हुआ है। 30 to 40 to 50 वाले रेंज का जो गैप है उसको जो एकदम कैप्चर करके रखा हुआ है। आई थिंक वैसे जाके ये 19 से 25 वाला एक, या 19 से 30 तक का रेंज भी ये कैप्चर कर सकता है, अगर ये मतलब राइट स्पेक्स और प्राइस के ऊपर डिपेंड करेगा, बट पॉसिबिलिटी तो है। राइट तो अब बस इंतजार करना पड़ेगा जब वन प्लस नॉट लॉन्च होगा, तब पता लगेगा कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या है। और जो उम्मीद लगाई जा रही है मार्केट में कि ये फोन 19 से 30 हजार के बीच में रहेगा, क्या वो रह पाता है, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। पर फिलहाल टाइम आ गया है आप सब लोग से इजाजत लेने का। तो थैंक्स निमिष, थैंक्स नंदू आपके टाइम के लिए। जल्दी मिलते हैं फ्रेंड्स एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा।